जय हिंद। आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे। तत्व और यौगिक मिश्रण हम पढ़ चुके थे पिछली क्लास में, और आज हम पढ़ेंगे धातु, अधातु और मिश्र धातु, जिसमें धातु क्या होता है, मिश्र धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है। धातु हम सभी को पता है कि धातु में एक चमक होती है जिसे धात्विक चमक कहा जाता है, और अधातु में वह चमक नहीं पाई जाती है। जबकि धातु में आपको उसको पीटने पर टन की आवाज़ सुनाई देती है। धातु में आघात वर्धनीयता होती है, धातु में तन्यता होती है, यानी कि वह तन सकता है, जबकि अधातु तना नहीं जा सकता है, उसमें तन्यता नहीं होती है। धातु और अधातु, कौन से धातु ठोस होते हैं, कौन से धातु द्रव होते हैं, और कौन से अधातु, और मिश्र धातु क्या है जिसमें कुछ धात्विक और कुछ अधात्विक गुण पाए जाते हैं, मिश्र धातु कहलाते हैं। और इसी बारे में हम आज चर्चा करेंगे। और तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं कि धातु क्या होते हैं। यहाँ से हम लिखना स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं कि धातु क्या होती है। तो लिखते हैं धातु। धातु यानी कि मेटल। मेटल क्या होता है, मेटल क्या होता है, जिसमें धात्विक, जिसमें विशेष चमक पाई जाती हो, इसमें विशेष चमक होती है, विशेष चमक पाई जाती है, चमक पाई जाती है। जैसा कि आपने देखा होगा कि सोना में भी एक विशेष प्रकार की चमक होती है, चांदी में भी एक विशेष प्रकार की चमक होती है, प्लेटिनम में विशेष प्रकार की चमक होती है, सोडियम भी एक धातु है। और सोडियम याद रखिएगा एक ऐसा धातु है जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। इसको नोट करके लिख लीजिएगा, एग्जाम में पूछे जाने वाले तथ्य हैं। सोडियम जो है बहुत ही सक्रिय धातु है, जो बहुत ही जल्दी ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेती है, इसलिए इसे खुले में नहीं, इसको किरोसिन तेल में रखा जाता है। किरोसिन तेल में इसको डुबा करके रखा जाता है सोडियम को, नहीं तो यहाँ अभिक्रिया कर लेता है, अभिक्रिया कर लेता है ऑक्सीजन के साथ, जल के साथ भी कर लेता है। इसे ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, बस विशेष चमक पाई जाती है। धातु में तन्यता, तन्यता होती है, धातु तन्य होते हैं, तन्यता होती है, होती है। धातु में तन्यता होती है, धातु को पीटने पर टन की आवाज आती है। धातु जिसको आघात वर्धनीय कहते हैं, धातु आघात वर्धनीय होते हैं, आघात वर्धनीय होते हैं, होते हैं। सबसे ज़्यादा तन्यता किस मेटल में पाई जाती है, बताइए। सबसे अधिक तन्यता किस में पाई जाती है? सबसे अधिक तन्यता, सबसे अधिक तन्यता, अधिक तन्यता सोना में पाई जाती है। सोना यानी कि गोल्ड, सोना में पाया जाता है। यानी कि सोना बहुत ही तन्य हो सकता है, सोना को हम तन्य कर सकते हैं। सोना का एक पतली सी तार से आभूषण बनाए जा सकते हैं, जबकि आप लोहे में ऐसे गुण नहीं देखते होंगे। लोहा जहाँ की पतला होता है वहाँ टूट सकता है आसानी से, बहुत सारे धातु टूट जाते हैं, लेकिन सोना पतला होने के बावजूद भी नहीं टूटता है। यहाँ तक कि चांदी में भी सोना इतना तन्यता नहीं होती है, सबसे अधिक तन्यता सोना में ही होता है। यहाँ लिखेंगे धातु अधिक तन्य होते हैं, और एक और लिखेंगे सभी धातु ठोस नहीं होते हैं। धातु ठोस होते हैं लेकिन सभी धातु ठोस नहीं होते हैं। यहाँ प्रायः ठोस होते हैं, ऐसे लिखेंगे प्रायः ठोस होते हैं, होते हैं, परंतु सभी धातु ठोस नहीं होते हैं। सभी धातु ठोस नहीं होते हैं, ठोस नहीं होते हैं। जैसे कि पारा यानी कि मरकरी, हाइड्रोजन मरकरी,
जिसको पारा बोलते हैं, लैटिनम हाइड्राजाइरम, यहाँ इसका 80 होता है परमाणु संख्या। यहाँ कमरे के ताप पर, कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है। द्रव अवस्था में होता है या पाया जाता है पारा। पारा द्रव अवस्था में पाया जाता है कमरे के तापमान पर। और पारा अभिक्रिया करके, पारा जो है वहाँ अभिक्रिया करके आपको अम्लगम बनाता है अन्य धातु से। सोना याद रखिएगा सबसे अक्रिय धातु होते हैं। सोना अक्रिय धातु होते हैं, अक्रिय धातु होता है, जिसका लैटिन नेम ऑरम होता है। सोना सबसे अक्रिय धातु होता है। उष्मा का सबसे अच्छा चालक जो है और जो सबसे खराब चालक है, सोडियम की खोज, सोडियम की खोज हम्फ्री डेवी ने की। हम्फ्री डेवी ने सोडियम की खोज की। सीसा का अयस्क गैलेना होता है। सीसा का अयस्क गैलेना होता है, गैलेना होता है। याद रखिएगा सीसा का अयस्क गैलेना होता है। लोहा का सबसे अच्छा अयस्क मैग्नेटाइट होता है। पानी लेके आना तो। लोहा का सबसे अच्छा अयस्क, अच्छा अयस्क मैग्नेटाइट होता है। मैग्नेटाइट होता है। लोहा का सबसे अच्छा अयस्क मैग्नेटाइट होता है। इसको नोट करिए। मेल्टिंग क्या होता है? संलयन। तत्व का सबसे पहले प्रयोग हमने उस दिन बात की थी कि तत्व का सबसे पहले तत्व शब्द का प्रयोग रॉबर्ट बॉयल ने किया था 1661 में। इसको भी नोट कर लीजिए। तत्व का सबसे पहले प्रयोग रॉबर्ट बॉयल ने किया था 1661 ईस्वी में। तत्व शब्द का प्रयोग सबसे प्रथम बार रॉबर्ट बॉयल ने किया था 1661 ईस्वी में। अक्रिय धातु सोना होता है। अमलगम ठोस तथा द्रव का मिश्रण होता है। और अमलगम में याद रखिएगा एक धातु निश्चित ही रहता है। वह धातु है आपका ये महाशय मरकरी। और सीजियम और गैलियम याद रखिएगा। सीजियम तथा गैलियम, इधर लिख देता हूँ मैं, सीजियम तथा गैलियम, सीजियम तथा गैलियम जो है वहाँ बॉडी टेम्परेचर पे द्रव अवस्था में होते हैं, द्रवित हो जाते हैं या गल जाते हैं। और अगर ये मेटल है ना, मेटल, तो मेटल में याद रखिएगा एक गलनांक बिंदु होगा। हर एक मेटल का एक निश्चित गलनांक बिंदु होता है, जिस बिंदु पर वहाँ द्रवीभूत हो जाता है, गल सकता है। हर एक मेटल का द्रवनांक होता है और सबसे अधिक गलनांक होता है।
और सबसे अधिक गलनांक जो होता है वहाँ आपको टंगस्टन का होता है। जो टंगस्टन आपको बल्ब के फिलामेंट में होता है, बल्ब के फिलामेंट में होता है। 100 वाट का जो बल्ब होता है उसके फिलामेंट में होता है टंगस्टन धातु, जिसकी गलनांक बहुत ही उच्च होती है, इसलिए वहाँ गलता नहीं है। टंगस्टन का गलनांक बहुत ही अधिक होता है, उच्च होता है। अब हम लिखेंगे नॉन मेटल। व्हाट इज नॉन मेटल, इसके बारे में लिखेंगे कि नॉन मेटल क्या है। नॉन मेटल में विशेष प्रकार की चमक नहीं पाई जाती है, यहाँ तन्य नहीं होते हैं, लिख लीजिए इसको। नॉन मेटल में विशेष प्रकार की चमक नहीं पाई जाती है, यहाँ तन्य नहीं होते हैं, यहाँ आघात वर्धनीय नहीं होते हैं। इसको नोट कर लीजिए अलग से, उसके लिए थोड़ी जगह छोड़ दीजिए। लिखिए नॉन मेटल तन्य नहीं होते हैं। नॉन मेटल में तन्यता नहीं होती, यानी कि अधातु में तन्यता नहीं होती है। अधातु आघात वर्धनीय नहीं होते, यानी कि वहाँ आघात नहीं सह सकता, उससे टन टन की आवाज़ नहीं आती है। उसमें विशेष प्रकार की चमक नहीं होते हैं। नॉन मेटल में विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है, यहाँ भी लिख लीजिए। और एक मेटल ऐसा हमने पढ़ा जो द्रवीभूत अवस्था में था, यानी कि द्रव की अवस्था में था। तो एक अधातु भी हम पढ़ेंगे जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, जिसको बोला जाता है ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में रहता है। ब्रोमीन ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में रहता है। अधातु के लिए कुछ जगह छोड़ दीजिए और उसके एग्जाम्पल में लिख लीजिए। ब्रोमीन एक ऐसा धातु है जो द्रवित अवस्था में रहता है। ब्रोमीन अधातु है, अधातु यानी कि नॉन मेटल है। नॉन मेटल द्रव अवस्था में पाया जाता है, अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। और एक और लिखिए आप इसमें ब्रोमीन के बाद कि अधातु में आपको, ब्रोमीन तो द्रव अवस्था में पाया जाता है, यहाँ है, और पारा आपको धातु में होता है, जो कि आपको द्रव अवस्था में पाया जाता है। लेकिन आपने पढ़ा कि धातु में विशेष चमक पाई जाती है, लेकिन अधातु में विशेष चमक नहीं पाई जाती है। तो वहाँ कौन सा अधातु है जिसमें विशेष चमक पाई जाती है? वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में 2 गुण धातु वाले पाए जाते हैं। ग्रेफाइट में ऐसे 2 क्वालिटीज़ होते हैं जो धातु के पास होते हैं, यानी कि मेटल के पास होते हैं। और वह क्वालिटी है, एक तो उसमें चमक पाई जाती है, और दूसरी यहाँ है कि वहाँ एक इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। मेटल में लिख लीजिएगा कि मेटल इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। और नॉन मेटल में ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है, एक अधातु है जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है। ग्रेफाइट जो पेंसिल की नोक में होता है, ग्रेफाइट एक कार्बन का अपरूप है, एलोट्रॉप है। ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप, यानी कि एक एलोट्रॉप है। ग्रेफाइट एलोट्रॉप है, जैसे कि फुलरीन भी एक एलोट्रॉप है, हीरा भी एक अपरूप है, कार्बन का ही अपरूप है हीरा, कोयला, ये सारे चीज में कार्बन पाए जाते हैं। तो लिख लीजिए कि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, और धात्विक चमक पाई जाती है। धात्विक चमक पाई जाती है ग्रेफाइट में। ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप है, कार्बन का अपरूप है, यानी कि एलोट्रॉप है, एलोट्रॉप्स है। कार्बन का अपरूप है ग्रेफाइट।
गैस वेल्डिंग में एसिटिलीन का उपयोग करते हैं। याद रखिएगा कि गैस वेल्डिंग में एसिटिलीन का उपयोग करते हैं, और फल को पकाने में भी एसिटिलीन का उपयोग करते हैं। मरकरी यानी पारा का जो अयस्क है वो सीनेबार है। पारा का अयस्क सीनेबार है, और एक दूसरा अयस्क पारा का जो है वहाँ आपको कैलोमेल है। पारा का दूसरा अयस्क कैलोमेल है। सीनेबार जो है उसका रासायनिक सूत्र HgS होता है, और पारा का Hg होता है, जिसको हाइड्रोजाइरम पढ़ा जाता है। सोडियम को नाइट्रियम पढ़ा जाता है, पोटेशियम को कैलियम पढ़ा जाता है। यह सब अत्यधिक महत्वपूर्ण है। पीरियोडिक टेबल में आपको तत्व के नाम तो याद होने चाहिए, कम से कम 24 क्रोमियम तक। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या बताइए कितना होता है। कार्बन का परमाणु संख्या, क्रोमियम का परमाणु संख्या, मैग्नीज का बताइए, और आयरन का परमाणु संख्या बताइए। इसके बारे में आप लोगों ने पिछली कक्षा में जो कुछ पढ़ा है उससे एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा, और उसका जवाब आप कमेंट में ज़रूर दे देना। ये क्लास ख़त्म होने के बाद मैं क्वेश्चंस पूछूंगा। यहाँ लिख लीजिए सबसे हल्की धातु, सबसे हल्की धातु, हल्की धातु लिथियम होती है। लिथियम, लिथियम। और भारी धातु, सबसे भारी धातु ओस्मियम होती है। ओस्मियम होती है, इसको याद करके रखिए। लिथियम आपको हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम का परमाणु संख्या 3 होता है, और ओस्मियम का 76 होता है। इसको भी याद रखिएगा। ओस्मियम का परमाणु संख्या 76 होता है, इसको भी जरूर याद रखिएगा। धात्विक घनत्व को जो मापा जाता है, धात्विक घनत्व को मापने वाली यंत्र का नाम है घनत्व मापना, पिकनोमीटर से। पिकनोमीटर। मैं इस तथ्यों को बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि आपको याद हो जाए। शायद मैंने इसको पिछली कक्षा में भी कुछ जो तथ्य यहाँ पे कुछ फैक्ट्स लिखे हुए हैं तो इसको मैंने दोहराया हो या फिर इस तथ्यों को लिखवाया हो, तो आपको यह तथ्य याद हो जाए, इसलिए मैं इसे लिखवाता हूँ बार बार। हमारे शरीर में सबसे अधिक मिलने वाली धातु कैल्शियम है। हमारे शरीर में सबसे अधिक मिलने वाली धातु कैल्शियम है, और हमारा शरीर में जो हड्डी है वहाँ कैल्शियम का ही बना है। और कैल्शियम के साथ साथ जो एक यौगिक है, उस यौगिक का कंपाउंड का नाम बताइए किस चीज़ का बना है। सिर्फ कैल्शियम का नहीं बना है, ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ है हमारा जो हड्डी है, ठीक है। और सबसे मजबूत जो है वहाँ पार्ट हमारा इनामेल होता है शरीर में। सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है, और सबसे छोटी हड्डी कान की होती है, स्टेपिस। और कान में 3 प्रकार की हड्डी पाई जाती है, जिसको मेलस, इनकस, स्टेपिस कहा जाता है। इसको नोट करके लिख लीजिएगा, जिसमें स्टेपिस सबसे छोटी होती है, सबसे छोटी हड्डी। एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट है। अर्थ क्रस्ट में सबसे अधिक एल्युमिनियम ही पाया जाता है धातु में, और अधातु में सबसे अधिक जो पाया जाता है ऑक्सीजन पाया जाता है। सबसे अगर अर्थ क्रस्ट में पूछा जाए कि सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है, तो तत्व में ऑक्सीजन पाया जाता है, उसके बाद सिलिकॉन पाया जाता है, उसके बाद एल्युमिनियम पाया जाता है, जिसमें यहाँ एक अधातु है या मेटलॉइड यानी कि मिश्र धातु या उपधातु है, मिश्र धातु। और एल्युमिनियम एक धातु है, यहाँ तो आपको पता होगा। एल्युमिनियम एक धातु है, यहाँ आपको पता होगा। अर्थ क्रस्ट में, हमारे अर्थ क्रस्ट में, यहाँ लिख लीजिएगा, अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है तीनों। और एक और धातु है जो पाया जाता है, इसके बाद आयरन पाया जाता है ना, आयरन पाया जाता है इसके बाद। यह हमारे अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, इसको लिख लीजिए।
परमाणु घड़ी में सीजियम का प्रयोग किया जाता है। परमाणु घड़ी में सीजियम का प्रयोग किया जाता है। सीजियम का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। और सीजियम और गैलियम हाथ पर द्रव में आ जाते हैं, हाथ पर द्रवीभूत हो जाते हैं, द्रवित हो जाते हैं। हाथ पर द्रवित हो जाते हैं। सीजियम और गैलियम हाथ पर द्रवित अवस्था में आ जाते हैं। अब पढ़ेंगे मिश्र धातु। मिश्र धातु, मिश्र धातु क्या है, अब इसके बारे में पढ़ेंगे। इसको नोट कर लिए तो इसको मिटा दिया जाए। मेटलॉइड का एक सबसे बेहतरीन गुण क्या है, तो मेटलॉइड यानी कि उपधातु यानी कि मिश्र धातु, यहाँ तापमान अगर कम रहेगा तो यहाँ अधातु की तरह बिहेव करेगा, यानी कमरे के तापमान पे अधातु की तरह। जैसे ही आप तापमान बढ़ाते तो यहाँ धातु की तरह गुण क्रियाएं करने लगता है, इनके गुण बदल जाते हैं। कमरे के तापमान पर लिख लीजिए, कमरे के तापमान पर अधातु की तरह बिहेव करते हैं या कार्य करते हैं, अधातु की तरह कार्य करते हैं। तापमान बढ़ाने पर धातु की तरह कार्य करते हैं। तापमान बढ़ाने पर धातु की तरह कार्य करते हैं। कौन? तो मिश्र धातु। मिश्र धातुओं की संख्या 7 है, 7 है। और मेटलॉइड्स यानी कि उपधातु जो है, यहाँ आपको पी ब्लॉक में पाया जाता है। एसपीडी होता है तो उसमें पी ब्लॉक में पाया जाता है। मिश्र धातु आपको पी ब्लॉक में पाए जाते हैं या पाया जाता है, जो भी है पाया जाता है। इसे स्टीयर्स एलिमेंट कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्या होता है स्टीयर्स, ये मैं बताऊंगा आपको, पीरियोडिक टेबल में बताऊंगा कि स्टीयर्स एलिमेंट क्या होता है। स्टीयर्स मतलब क्या होता है, स्टीयर्स मतलब क्या होता है, स्टीयर्स मतलब होता है सीढ़ी। और आपने देखा होगा पीरियोडिक टेबल जैसे ही आपने देखा होगा तो आपको कुछ सीढ़ी की तरह भी दिख रहा होगा। स्टीयर्स एलिमेंट या बॉर्डर तत्व भी इसे कहा जाता है। कुछ उदाहरण लिख लीजिए, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी और बोरॉन। यहाँ मिश्र धातु के कुछ एग्जाम्पल्स हैं।
इसको नोट कर लिया जाए। सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, बोरॉन। सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, बोरॉन, यहाँ मिश्र धातु के जो है यहाँ एग्जाम्पल है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, बोरॉन। सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, बोरॉन। जर्मेनियम, एंटीमनी, बोरॉन। बोरोन का उपयोग, बोरोन का उपयोग, बोरोन का एक चीज में बोरोन का उपयोग किया जाता है, बताइए किस चीज में उपयोग बोरोन का उपयोग किया जाता है, कहाँ किया जाता है बताइए। बोरोन का उपयोग कहाँ किया जाता है? न्यूक्लियर रिएक्टर में किया जाता है बोरोन का उपयोग। नियंत्रक क्षण, नियंत्रक क्षण में बोरोन का उपयोग किया जाता है। कैडमियम और बोरोन का उपयोग किया जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में नियंत्रक क्षण के रूप में, नियंत्रक क्षण के रूप में बोरोन का उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। कैडमियम और बोरोन का उपयोग नियंत्रक क्षण के रूप में किया जाता है, जिसमें सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, बोरॉन जो मिश्र धातु है या उपधातु है। कार्बन का सबसे शुद्ध रूप लिख लीजिए। कार्बन का सबसे मिश्र धातु हो गया, कार्बन का सबसे शुद्ध रूप। कुछ बूस्टर फैक्ट लिख लीजिए, कुछ बूस्टर फैक्ट में कि कार्बन का सबसे शुद्ध रूप क्या होता है। कार्बन का सबसे शुद्ध रूप होता है हीरा। कार्बन का सबसे शुद्ध रूप होता है हीरा। इस हीरा भी एक एलोट्रॉप है। किसका एलोट्रॉप है? कार्बन का एलोट्रॉप है। सबसे शुद्ध रूप हीरा है। कार्बन का सबसे शुद्ध रूप हीरा है। ग्रेफाइट भी कार्बन का अप्रूफ है। ग्रेफाइट अप्रूफ है, यहाँ लिख लीजिए। फुलरीन, फुलरीन भी कार्बन का अप्रूफ है। फुलरीन भी कार्बन का अप्रूफ है, इसको भी लिख लिया जाए। काला हीरा, ब्लैक डायमंड किसको कहा जाता है? ब्लैक डायमंड किसको कहा जाता है? कोयला को, कोयला को। और मैंने बोला था कि आपको कुछ क्वेश्चन पूछूंगा तो उसका जवाब कमेंट में बता दीजिएगा कि ब्लैक गोल्ड किसको कहा जाता है, काला सोना किसको कहा जाता है, बताइएगा। कल के लिए इसको बताइएगा आप कि हम लोग पिछली कक्षा में इसको पढ़ चुके हैं कि ब्लैक गोल्ड किसको कहा जाता है, तो ब्लैक गोल्ड के बारे में बताइएगा। और एक और क्वेश्चन कि वह कौन सा परिवर्तन है जो भौतिक परिवर्तन के साथ साथ रासायनिक परिवर्तन दोनों है, यानी कि इट इज़ केमिकल और फिजिकल चेंज बोथ, तो कौन कौन सा है? तो इसको ही आप कमेंट में बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ब्लैक डायमंड कोयला को कहा जाता है। भारतीय हीरा संस्थान, भारतीय हीरा संस्थान कहाँ है? भारतीय हीरा संस्थान सूरत में है, लिख लीजिए, यहाँ लिख लीजिए हीरा संस्थान। इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट, ये सूरत में है। कार्बन
और कार्बन के बीच एक 109.5 डिग्री का कोण बनता है। कार्बन और कार्बन के बीच 109.5 डिग्री का कोण बनता है। हीरा का अपवर्तनांक, हीरा का अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इंडेक्स 2.42। इसको फिजिक्स में भी पढ़ेंगे क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यह कार्बन के बारे में है, इसलिए मैं आपको जानकारी दे देता हूँ कि कार्बन के बारे में हम लोग धातु अधातु पढ़ रहे हैं, तो कार्बन का हीरा एक अपरूप है, इसलिए मैं आपको इसको बता दिया हूँ। लेकिन इसके बारे में डिटेल्स में हम पढ़ेंगे फिजिक्स में कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, अपवर्तनांक क्या होता है, इसके बारे में हम फिजिक्स में पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे इसकी। और अधातु ठोस और गैस दोनों होता है और पीरियोडिक टेबल में दाएं ओर पाया जाता है। अधातु जो है, आपको यह भी लिख लीजिएगा, अधातु, अधातु पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में दाएं ओर पाए जाते हैं, दाएं ओर पाए जाते हैं, दाएं ओर पाए जाते हैं। इसको लिख लीजिए, नोट्स कर लीजिए इसको। सिलिकॉन कार्बाइड कहीं पे लिख लीजिए। सिलिकॉन कार्बाइड को कृत्रिम हीरा कहा जाता है, सिलिकॉन कार्बाइड को कृत्रिम हीरा कहा जाता है, सिलिकॉन कार्बाइड को कृत्रिम हीरा कहा जाता है। इसको नोट कर लीजिए, सिलिकॉन कार्बाइड को कृत्रिम हीरा कहा जाता है, इसको नोट कर लीजिए। हम लोगों ने अधातु में ग्रेफाइट लिखा था, उसमें धात्विक चमक नहीं पाई जाती है, उसको आप लोग कट कर लीजिएगा। ग्रेफाइट और आयोडीन में धात्विक चमक नहीं पाई जाती है, उसको हटा लीजिएगा। ग्रेफाइट में धात्विक चमक नहीं पाई जाती है और आयोडीन में भी धात्विक चमक नहीं पाई जाती है। 2 क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं कि वहाँ कौन सा परिवर्तन है जो केमिकल और फिजिकल चेंज दोनों हैं, और एक क्वेश्चंस और मैंने पूछा है कि ब्लैक गोल्ड किसको कहा जाता है, और उसमें से आप एक क्वेश्चन मैं और पूछूंगा, 2-3 क्वेश्चंस, इसके बारे में आप उत्तर मुझे दे दीजिएगा कल की क्लास से पहले। तो उसके बारे में आप क्वेश्चंस लिख लीजिए जो मैं क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा हूँ। What is the ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर? पानी का त्रिक बिंदु क्या है, यहाँ बताइए। और फादर ऑफ केमिस्ट्री किसको कहा जाता है, यहाँ बताइए। तब तक के लिए, कल के लिए जय हिंद। आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं।